बिजनेस का अगला चैप्टर है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसका नेचर, मतलब आगे कोऑर्डिनेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। समन्वय क्या है? कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय बोलते हैं। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल। ठीक है, समन्वय क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है? तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। एक व्यवसाय के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं, क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवावर्गीय आदि को संतुलित करना ताकि व्यवसाय के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। देखो, जो व्यवसाय का पूरी संस्था का उद्देश्य एक होता है, लेकिन पूरी संस्था को हमें अनेक भागों में बांट लेते हैं। तो अनेक भागों में बांट करके, लेकिन उनका उद्देश्य एक होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सभी जो डिपार्टमेंट है वो कार्य करते हैं। क्रय विभाग है परचेज करता है, विक्रय विभाग सेल करता है, फिर उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। फाइनेंस जो डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस को उपलब्ध कराएगा, और जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है, लेकिन उनका फिर भी उद्देश्य एक है। तो इसके लिए सभी विभागों में तालमेल का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना तालमेल के तो कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता और ना ही किसी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो डेफिनेशन है, कुंटज ओडोनल के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग अपने अनुसार कार्य करते हैं। उन कार्यों में समन्वय स्थापित करके संस्था का जो संपूर्ण उद्देश्य है उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जाता है। फिर समन्वय की प्रकृति, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। समन्वय की परिभाषा इसकी प्रकृति के बारे में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करती हैं। फर्स्ट है, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। मतलब जहाँ पर भी समूह की आवश्यकता होगी, समूह के रूप में कार्य किया जाएगा, वहीं पर उनके व्यक्तियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता पड़ेगी। समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत हो। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयास से है, ना कि एकाकी प्रयास से। यदि एक ही व्यक्ति काम करने वाला हो तो समन्वय का प्रश्न नहीं उठता। सेकंड है, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय की प्रकृति प्रयास में एकता पैदा करने की है। इसका अभिप्राय समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन की विभिन्न क्रियाओं में एकता पैदा करने के प्रयास से है। जैसे क्रय और विक्रय विभागों को अपनी क्रियाओं को इस ढंग से समन्वित करना होता है ताकि क्रय आदेशों की पूर्ति की जा सके। तीसरा, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। तो समन्वय कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो एक बार कर दी उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लगातार बार बार उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। ये कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमेशा के लिए एक ही बार में पूरा कर दिया जाए, बल्कि इसकी आवश्यकता कदम कदम पर होती है। व्यवसाय में अनेक क्रियाएं की जाती हैं, इनमें से कोई ना कोई क्रिया आवश्यकता से अधिक या कम होती रहती है जो पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। अतः सभी क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए उन पर लगातार निगरानी रखनी पड़ती है। समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। तो सर्वव्यापकता का मतलब है सभी जगह। सर्वव्यापकता का अर्थ उस सत्य से जो सभी क्षेत्रों और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होती है। और समन्वय की ऐसी प्रकृति है जैसे एक शिक्षण संस्था में टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण है। क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़ा करना और कुछ नहीं है बल्कि समन्वय ही है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। तो समन्वय की जरूरत उच्च प्रबंधक, मध्य प्रबंधक और निम्न प्रबंधक तीनों प्रबंधकीय स्तरों पर होती हैं। सभी स्तरों पर की जाने वाली विभिन्न क्रियाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। अतः सभी प्रबंधकों का ये उत्तरदायित्व है कि समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। उसके बाद समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोई ऐसा कार्य नहीं है अपने आप ही स्थापित हो जाएगा, उसको करना पड़ता है। केवल सहयोग से बात नहीं बनती, सहयोग के साथ समन्वय का होना भी जरूरी है। जैसे एक जो लेक्चरर है वो बहुत अच्छा पढ़ाने की इच्छा रखता है, ये सहयोग है, लेकिन स्कूल में टाइम टेबल नहीं बनाया गया, यहाँ समन्वय का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में कक्षाएं नहीं लग पाएंगी। यहाँ समन्वय के अभाव में जो लेक्चरर है उसके द्वारा किया जाने वाला सहयोग अर्थहीन है।
दूसरी ओर सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है, अतः एक ही समय पर दोनों का होना जरूरी है। उसके बाद है समन्वय प्रबंध का सार है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है। जो मैनेजमेंट के कार्य हैं, प्रबंध के कार्य करवाए थे, कौन कौन से होते हैं? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो सभी में समन्वय के बिना काम नहीं चल सकता, इसलिए समन्वय को प्रबंध का सार कहा जाता है। तो समन्वय को सार कैसे कहा जाता है, इसको हमें प्रबंध के एक कार्य से रिलेटेड करके देखेंगे। फर्स्ट है समन्वय और नियोजन। एक प्रबंधक जब नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उस समय उसके सोच विचार का केंद्र बिंदु समन्वय ही होता है। विभिन्न विभागों की क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही नियोजन किया जाता है। जैसे जब एक विक्रय प्रबंधक अपने विभाग के विक्रय लक्ष्य को बढ़ाने की योजना बना रहा है तो वह उत्पादन प्रबंधक, क्रय प्रबंधक, वित्त प्रबंधक आदि से भी विचार विमर्श करता है, क्योंकि जो सेल्स टारगेट है, बढ़ाना है जो सेल्स का टारगेट है, वो किसकी सहायता से पूरी होगी? जब उत्पादन प्रबंधक उत्पादन का कार्य कराएगा, क्रय प्रबंधक कच्चा माल परचेज करेगा, वित्त प्रबंधक उसके लिए फाइनेंस उपलब्ध कराएगा। तो उन सभी से विचार विमर्श किया जाता है ताकि भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न न हो। ऐसा करना ये प्रदर्शित करता है कि नियोजन के दौरान समन्वय स्थापित किया जाता है। सेकेंड है समन्वय और संगठन। प्रबंध के संगठन कार्य के अंतर्गत संस्था के मुख्य कार्य को अनेक उपकार्यों में बांटने और उन्हें पूरा करने वाले व्यक्तियों के मध्य संबंधों की व्याख्या की जाती है ताकि व्यवसाय की सभी क्रियाएं व्यवस्थित ढंग से पूरी हो जाएं। ठीक है, संगठन में क्या किया जाता है? मुख्य कार्य को अनेक छोटे छोटे भागों में बांटकर उनके बीच में, व्यक्तियों के बीच में क्या समझ स्थापित होंगे उनकी व्याख्या की जाती है। जब प्रबंधक यह कार्य कर रहा होता है तो उसका प्रयास सभी विभागों में और एक ही विभाग के अनेक व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करने का रहता है। जैसे उत्पादन विभाग में काम करने वाले अनेक व्यक्तियों के मध्य काम का बंटवारा इस ढंग से किया जाता है कि जहां एक व्यक्ति का काम खत्म हो वहां दूसरे का शुरू हो जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के काम में कमी अन्य व्यक्ति के कार्यों को भी प्रभावित करेगी। इसलिए सभी व्यक्ति अपने काम को ठीक समय पर पूरा करते हैं और एक दूसरे के काम में अड़चन नहीं बनते। समन्वय और नियुक्तिकरण। प्रबंध का तीसरा कार्य है नियुक्तिकरण। तो संगठन कार्य में संस्था के विभिन्न पद स्थापित किए जाते हैं, जबकि नियुक्ति कार्य में उनमें जान डाली जाती है। मतलब वास्तविक कार्य तो तभी होगा जब व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी। अर्थात संगठन में स्थापित विभिन्न पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है। जब एक प्रबंधक नियुक्ति कार्य कर रहा होता है तो उस समय उसका ध्यान समन्वय को समर्पित होता है। उसका यह प्रयास रहता है कि सभी पदों को योग्य और अनुभवी व्यक्तियों से भरा जाए ताकि संस्था की सभी क्रियाएं बिना रुकावट के चलती रहें। उसके बाद समन्वय और निर्देशन। प्रबंधक निर्देशन कार्य को पूरा करते समय समन्वय को प्राथमिकता देता है। जब वह एक अधीनस्थ को आदेश और निर्देश देता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अन्य लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अन्य लोगों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना को टालने का पूरा प्रयास किया जाता है। ऐसी विचारधारा समन्वय ही है। जैसे एक जैसा काम करने वाले दो व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है ताकि उनमें कोई मनमुटाव न हो। उसके बाद लास्ट है समन्वय और नियंत्रण। तो नियंत्रण के अंतर्गत काम की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्यवाही करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। तो नियंत्रण द्वारा संस्था के उद्देश्यों उन्हें प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों और मानवीय प्रयासों में संतुलन स्थापित किया जाता है। तो निष्कर्ष ये है कि समन्वय प्रबंध के सभी कार्यों के साथ जुड़ा होता है। अतः निसंकोच ये कहा जा सकता है कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंध का सार है। तो उसके बाद है समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, मध्य स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। प्रबंध के स्तरों को यदि समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंधक के स्तर से नहीं है, बल्कि इसकी आवश्यकता और महत्व सभी प्रबंधक के स्तरों पर बराबर है। किसी काम को यदि एक ही व्यक्ति कर रहा है तो समन्वय की समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सारा काम उसको खुद ही करना है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि समन्वय का संबंध सामूहिक प्रयासों के साथ है। प्रबंध के प्रत्येक स्तर का काम अनेक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है और इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि समन्वय की आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। फिर समन्वय का महत्व, इम्पोर्टेंस। तो समन्वय का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। फर्स्ट है संगठन का आकार।
तो आज व्यवसाय का पैमाना निरंतर बढ़ता जा रहा है। पहले व्यवसाय छोटे होते थे, लेकिन आजकल निरंतर उसके पैमाने को बढ़ाया जा रहा है। व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। सभी व्यक्तियों की रुचि, काम करने का ढंग, आपसी मेलजोल, काम करने का उद्देश्य, सहन शक्ति, मतलब सभी कुछ उनका अलग अलग होता है। इतनी भी भिन्नताओं के होते हुए भी उन्हें एक समूह में काम करना होता है, जो कि एक आसान काम नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि समन्वय के माध्यम से ऐसा वातावरण तैयार किया जाए ताकि सभी व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने में अपना सहयोग दें। सेकंड है कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संस्था में स्थापित विभिन्न विभागों का हित अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं उनका अलग अलग अपना हित हो सकता है। ऐसी स्थिति संस्था के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में रुकावट बन जाती है। इस हानि से बचने का एक ही तरीका है कि उन विभागों में समन्वय स्थापित किया जाए। विशिष्टीकरण। प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण का लाभ उठाने के लिए एक मुख्य क्रिया को, विशिष्टीकरण क्या था, स्पेशलाइजेशन की जो पूरा कार्य है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य का एक छोटा सा भाग करने को दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, बार बार वो एक ही काम करके उसमें स्पेशलिस्ट बन जाएगा। तो प्रत्येक उपक्रिया को अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो कि उस उपक्रिया के स्पेशलिस्ट होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुल कार्य की परवाह किए बिना अपने कार्य को अपने ढंग से करना चाहता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनमें समन्वय स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। समन्वय स्थापित हो जाने पर सभी व्यक्ति अपना अपना कार्य कुल कार्य के संदर्भ में समय पर पूरा करते हैं। और विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। तो समन्वय का महत्व किस लिए है, क्योंकि जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। समन्वय के महत्व का अगला तत्व एक संस्था की सभी इकाइयों का एक दूसरे पर आश्रित होना है। विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे पर जितनी अधिक आश्रित होंगी समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, तो समन्वय का मतलब है सभी विभागों में तालमेल स्थापित करके संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने का प्रयास करना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बिना उस कार्य का कोई भाग भी संपन्न नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो समन्वय है कि वो 2 + 2 = 5, मतलब इसको संभव बनाता है। यानी कि हमें 2 व्यक्तियों को मिल करके और साथ में 2 व्यक्ति और कार्य करेंगे तो वो 5 के बराबर कार्य करेंगे। और ये किससे संभव है, केवल समन्वय से। ठीक है, दैट्स ओके।